क्वेश्चन ये है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसने करा था। 1871 में हुआ था। कब हुआ था? ये 1871 में हुआ था। और किसने किया था? तो ये किया था ओटो वॉन बिस्मार्क ने। तो ओटो वॉन बिस्मार्क ने 2 चरणों में पूरा करा था ये जो जर्मनी का एकीकरण था। तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है। ये शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है। तो आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, ये वाले शॉर्ट वाले भी और लॉन्ग वाले भी। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण और प्रभाव लिखे। देखिए, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, ये क्वेश्चन काफी आता है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफी आता है कि फ्रांस क्रांति कब हुई थी। तो 1789 ईस्वी में हुई थी। इसके कारण और इसका प्रभाव क्या पड़ा था वो आपको तैयार करके जाना है, अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। अगला है इटली का एकीकरण। देखिए, ये जो एकीकरण वाले क्वेश्चन है ये पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता है, लॉन्ग में पक्का आता है 6 नंबर का। तो एकीकरण वाले क्वेश्चन सारे तैयार करके जाएं कि इटली का एकीकरण कैसा हुआ था, कब करा था, किसने करा था। और नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। देखिए, महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, उसमें से एक मेन जो क्या है, ये है आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन। इस पर निबंध लिखना है। तो ये जो आंदोलन हुए थे गांधी जी के द्वारा देश को आजाद कराने के लिए, उसमें से एक मोस्ट एमपी क्या है, सत्याग्रह पर एक क्या है, आंदोलन पर आपको निबंध लिखना, मतलब थ्योरी लिखनी है अच्छी तरीके से 100 से 150 वर्ड्स के अंदर। अगला टॉपिक है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन। देखिए, जो महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाए थे उस आंदोलन में से 2 आंदोलन तो पक्के आते ही हैं। तो एक आपको ये वाला तैयार कर लेना है, क्या है, असहयोग आंदोलन। और देखिए कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और जो आपको टॉपिक तैयार करना, देखिए महामंदी के कारणों को लिखिए। देखिए, महामंदी हो गई थी 1929 में और ये काफी चली थी और ये पूरे वर्ल्ड वाइड चली थी। जो वर्ल्ड वाइड होता मतलब पूरे दुनिया के अंदर जो हुई थी महामंदी, ये हुई थी 1929 में। तो इसको पढ़ के जाना, सारे टॉपिक इसके ध्यान से पढ़ के जाना, कारण क्या क्या थे, किस वजह से हुई थी महामंदी, तो इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। 7वां क्वेश्चन है आपकी, देखिए क्वेश्चन बैंक के अंदर की 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकारों के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। जो 1900 शताब्दी में क्या हुआ था, 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय द्वारा जो चलाए गए 3 प्रकार के प्रवाह थे उसका वर्णन करना है। और जो आपको तैयार करना, ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता। देखिए, ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता ये भी काफी आता है एग्जाम में, इसको भी ध्यान से पढ़ के जाना, ये भी काफी आता है। अगला है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन का रोकथाम के वर्णन करना है। देखिए, मृदा अपरदन क्या होता है, मिट्टी का जो ऊपरी सतह होती है अगर उसको कटाव हो जाए, जो पानी के साथ बहकर चली जाती है मृदा, उसको बोलते हैं मृदा अपरदन। मतलब ऊपरी सतह का जो उपजाऊ सतह होती है, ऊपरी जो सतह होती है, अगर वो मिट्टी के साथ बह गई है तो मृदा अपरदन होता है। और वो कैसे रुकेगी, किस तरीके से खेती करनी चाहिए, और रोकथाम में सब वो लिखना है। और पेड़ पौधे किस तरीके से लगाने चाहिए, पेड़ पौधे से रुक जाती है नहीं, तो इसको पढ़ लेना पूरे टॉपिक को। अगला क्वेश्चन है कि जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर लिखिए। जैव संसाधन क्या होता है, अजैव संसाधन क्या होता है, तो इसको भी टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ के जाना। और ये साइंस के लिए वेरी वेरी आईएमपी है, साइंस में भी टॉपिक आता है कि जैव विविधता क्या होती है, इसका महत्व समझाइए। देखिए, जैव विविधता क्या होती है, बायोलॉजी का क्वेश्चन भी है, तो इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। 11 बजे टॉपिक है और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए, आपको नेक्स्ट वाला टॉपिक आपको तैयार करना है, मृदा अपरदन क्या है, इसका कारण। देखिए, द्वारा आ चुका है, तो मृदा अपरदन जो है ये क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाना है। अगला है 3 राज्यों के नाम लिखे जहां काली मृदा पाई जाती है, जैसे कि तमिलनाडु में पाई जाती है। ऐसे ऐसे 3 राज्यों के नाम लिखने और किस प्रकार ये लाभदायक होती है, कौन सी खेती अच्छी होती है काली मृदा में, जैसे गन्ने की खेती अच्छी होती है, तो इस टाइप की थ्योरी आपको लिखनी है। अगला है बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ लिखे। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, जैसे डैम बना दिया, नदी बना दी, और इस पे जो काम होता है नरेगा वाला, ये सब बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं। बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं होती हैं, डैम वगैरह होती हैं, जो बड़े बड़े डैम होते हैं। अगला है भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखें। जो भारतीय कृषि होती है इसकी 3 विशेषताएं लिखना है। मतलब विशेषताओं का मतलब ये हो गया कि ये किस पर निर्भर करती है, ये बारिश पर निर्भर करती है, मौसम पर निर्भर करती है, तो इस टाइप की आपको क्या लिखनी है, विशेषताएं लिखनी है भारतीय कृषि पर। अगला है चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त तो भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। जो चावल की खेती होती है वो कितने टेम्परेचर पर होती है चावल की खेती, और कैसी कंडीशन में होती है, ये सब आपको लिखना सोलवे क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का अंतर
इसका इसमें क्या करना है, इसमें अंतर ही लिखना है कि परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन क्या होते हैं, इसमें क्या अंतर होता है, किस तरीके से आपको भी पढ़ना है। देखिए आप क्वेश्चन बैंक निकालें, उसमें ये दो थ्योरी मतलब दो हेडिंग बनी हुई होंगी, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत, दोनों ही थ्योरी को ध्यान से पढ़ लें और उसका मतलब समझ लें, तो ये आराम से आप इसका अंतर लिख सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो देखिए गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना, यही ऊपर वाला क्वेश्चन है, और आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार होगी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है, तो दोनों ही टॉपिक क्या है, वेरी वेरी एमपी है, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। अगला है सड़क परिवहन के 3 गुण लिखिए। देखिए सड़क परिवहन के क्या गुण है, क्या मतलब इसकी विशेषताएं हैं वो लिखनी है, कैसे कैसे सड़कें होनी चाहिए उसके बारे में इसको लिख के आना है बोर्ड एग्जाम में, ये पढ़ लेना इसको ध्यान से। परिवहन तथा संचार के संसाधन साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। देखिए परिवहन जो होता है, जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो इससे होता है परिवहन से, तो ये अर्थव्यवस्था, देखिए जीवन रेखा बोला गया है किसको, अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा किसको बोला गया है, ट्रांसपोर्ट को बोला है, क्योंकि आदान प्रदान होगा तो इसी से क्या होगा, बिजनेस होगा। अगला है गठबंधन सरकार से आपकी समस्या। देखिए गठबंधन कैसे हो जाता है सरकार में, एक पार्टी दूसरी पार्टी से मिल जाती है, तो इसके बारे में आपको पढ़ के जाना ध्यान से, गठबंधन के बारे में। अगला है संघवाद क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखें। देखिए संघवाद किसे कहते हैं, कैसे होता है संघवाद, तो इसको भी ध्यान से पढ़ लेना और ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। और क्वेश्चन नंबर 17 है कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। देखिए कृषि के लिए जो मेन समस्याएं आती हैं और उसका मतलब समस्याओं का समाधान कैसे होगा उसको ध्यान से बढ़ते जाना है। तो कृषि की समस्याएं यही हैं कि टाइम पर बारिश नहीं होती है और किसानों को उर्वरक अवेलेबल नहीं है हर जगह, तो इस टाइप की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, खास करके बारिश की होती है समस्या। अगला है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में लिखना है, वहाँ अंतर था, यहाँ पे इसकी थ्योरी पढ़ के जानी है। क्या परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत दोनों की हेडिंग आपको तैयार करके जानी है ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखिए। तो स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखने हैं। 1992 में बहुत बड़ा संविधान संशोधन हुआ था, इसमें सबसे ज्यादा संशोधन हुए हैं। अगला क्या है 25 है कि भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति 33% है, इसको भी पढ़ के जाना ध्यान से। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। जो जातिगत असमानताएं होती हैं उसके बारे में पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी या जिम्मेदार होता है एक वैध सरकार के गठन के लिए। तो ये देखिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ के जाना है, क्योंकि डेमोक्रेसी एक देश को चलाती है, तो इस डेमोक्रेसी के बारे में आपको पढ़ के जाना, लोकतंत्र के बारे में, क्योंकि लोकतंत्र ही जिम्मेदार होता है हर काम के लिए। तो इसको भी ध्यान से पढ़ लेना किस तरीके से सरकार इसमें काम करती है लोकतंत्र के अंदर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग होता है। जो विकास मापने का यूएनडीपी मापदंड है इनका, तो किस तरीके से ये क्या होता अलग होता है, इसके विश्व बैंक के मापदंड से किस तरीके से अलग होता है, इसको पढ़ के जाना ध्यान से। और क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 29 है कि लोकतंत्र के समूह को यहाँ पर प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना। देखिए लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों को पढ़ के जाना ध्यान से। और क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि संगठित कार्य से आपके समझते हैं। देखिए संगठित कार्य क्या होते हैं, असंगठित कार्य क्या होते हैं, इनको भी ध्यान से पढ़ के जाना पूरी थ्योरी को। अगला है वैश्वीकरण से आपके समझते हैं। देखिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वैश्वीकरण वाला क्वेश्चन। तो वैश्वीकरण से आपके समझते हैं किस तरीके से वैश्वीकरण हुआ था पूरे संसार के अंदर, तो इसको ध्यान से पढ़ के जाना है। अगला है क्वेश्चन 32 लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण करते हैं। देखिए लास्ट चैप्टर से एक ही क्वेश्चन उठाया गया है, सारे ही क्वेश्चन का निचोड़ यही क्वेश्चन आता है कि उपभोक्ता का शोषण कैसा होता है। अब ये उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता मतलब जैसे कि हम चीजें खरीद कर यूज करते हैं, खाते हैं या यूज करते हैं किसी भी चीज का, तो हम उसके उपभोक्ता हो गए। क्या हो गए, उपभोक्ता। किसी चीज का यूज करना उपभोग होता है ना, तो उपभोक्ता हो गए जो उसका यूज करता है चीजों का। तो ऐसे कारकों की चर्चा करने जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है। शोषण का मतलब यूज होता है, तो किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से धोखा देते हैं दुकानदार कस्टमर को अपने, तो उसका शोषण किस तरीके से होता है
उसके बारे में पढ़ के जाना। सारी थ्योरी आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगी, ध्यान से पढ़ना इसको जाके। ये सारे के सारे क्वेश्चन थे पूरे क्वेश्चन बैंक के, 32 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट आईएमपी हैं। यही टॉपिक आपको तैयार करके जाने, और इन सब से कुछ नहीं आता, क्योंकि इससे ही रिलेट करके कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वाले वीडियो में, जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए, जिसमें आईएमपी क्वेश्चन आपको बताए गए होंगे।